नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद आगमन के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मंडोही मदिया पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु ड्यूटी के संबंध में उपस्थित कर्मचारियों को ब्रीफ किया। वहीं जनपद आजमगढ़ में एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें महाराजगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने घर से जेवरात व नकदी चुराने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं अतरौलिया थाना पुलिस ने अवैध कट्टा व सेंध लगाकर चोरी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं जीयनपुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाने वाले 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप की स्थिति है। लगातार पुलिस अपराधियों पर नकेल कसती जा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। यहाँ सभी विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में व केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर किसान विरोधी बिल बता रही है। वहीं आजमगढ़ में कुछ अलग ही देखने को मिला। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अरुण कुमार सिंह साधु किसान नेता ने कहा कि सरकार के बिल के समर्थन में वह आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल जो लागू की गई उसको वापस न लिया जाए। हम किसान इस बिल के पक्ष में हैं। इस बिल के आने से दलालों का खात्मा होगा और हम लोग सुखी रहेंगे। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं ये दलाल किस्म के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम किसान प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं और पक्ष में रहेंगे। संशोधित किसान बिल के पक्ष में आजमगढ़ के प्रगतिशील किसान द्वारा पारित बिल का यथावत रखने की मांग की जा रही है। आइए सुनाते हैं अरुण कुमार सिंह किसान नेता ने क्या कुछ कहा। इस मांग में हम लोगों ने जो किसान कानून केंद्रीय गवर्नमेंट ने लागू किया है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ये जो किसान कानून लागू किया गया है, जिसकी आज 70 साल से मांग हो रही थी कि किसान मंडी के दलालों के चंगुल में है और इससे किसानों को मुक्ति दिलाई जाए। 70 साल से जितने भी किसान नेता थे, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत रहे हों या शेतकारी संगठन के सरद रहे हों, सारे लोग जितने भी बड़े किसान रहे हैं या किसान जो त्रस्त रहा है और मंडी के दलालों से त्रस्त रहा है कि मंडियों में जाने के बाद किसानों के जो अनाज थे, जो फसलें थी, उसका औने पौने दामों में ले लिया जाता था। आज जो एक किसान बिल लाया गया है, जिसमें सरकार ने साफ साफ कहा है कि इन मंडियों के अलावा एक दूसरी भी व्यवस्था वो बाहर करेंगे। जिस किसान को अगर मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं तो बाहर बेच सकते हैं, और उसमें निजीकरण में कॉन्ट्रैक्ट खेती का ऑफ़र दिया गया है कि अगर जिस किसान के पास ज़मीन है लेकिन उसके पास न तो पैसे हैं और न तो उसके पास ज्ञान है कि मैं किस फसल का कहाँ पे खेती करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो गवर्नमेंट ने एक दिया है ऑफ़र कि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते हैं, और उसमें साफ लिखा है कि किसानों की ज़मीन से इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इतना सुंदर कानून होने के बाद भी पंजाब और हरियाणा के कुछ लोग जो पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा चढ़ाए गए हैं, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल का परिवार, जो कि पूरे पंजाब की मंडियों के दलालों का सिरमौर है, और उनकी मंडियां बंद हो जाएंगी, उनकी दलाली बंद हो जाएंगी। हम लोग चाहते हैं कि इस कानून में ठीक है, जो किसान मांग कर रहा है, अगर कुछ चीज़ें किसानों को समझ में नहीं आ रही हैं तो सरकार उनको समझाएगी और उस पर कुछ संशोधन ले आएगी। लेकिन ये कहना कि ये तीनों कानून वापस ले लिया जाए तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें संशोधन किया जा सकता है। आप जो किसानों की उचित मांगे हैं उसके साथ कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे बिल को वापस ले लेना ये तो बिल्कुल मांग, ये बिल्कुल नाजायज़ मांग है। ये नहीं होना चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट खेती से और इस बिल से किसानों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला भविष्य में। बहुत देश के सरहदों की सुरक्षा के लिए तैनात एक जवान भू राजस्व के मामले में ऐसा फंसा कि आदेश के बावजूद भी उसके खाते में मुआवजे की राशि नहीं दी जा रही है। वहीं अधिकारी जवान से सलीके से बात करने के बजाय धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। मामला आजमगढ़ जिले की सदर तहसील का है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कैलाश चंद्र सदर तहसील के उकरौड़ा गांव के निवासी हैं।
वे बीएसएफ में नौकरी करते हैं। उनका आरोप है कि उनकी भूमिधरी की जमीन है जिस पर वे आज तक खेती करते चले आ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उनकी जमीन चली गई। इसी बीच कुछ दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने भूमि को अपने नाम करा लिया। जब इसकी जानकारी हुई तो कैलाश ने मुकदमा किया और कोर्ट से मुकदमा जीत भी गए। वहीं एक्सप्रेसवे में अथॉरिटी यूपीडा ने भी कैलाश के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे दबंग के खाते गया रुपया रुक गया, लेकिन आज तक जमीन का मुआवजा कैलाश को नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिलने पर कैलाश ने एक्सप्रेसवे के कार्य को रोक दिया है। कैलाश का कहना है कि वह एक्सप्रेसवे बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब उनके पक्ष में फैसला आया है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वे 3 वर्षों से परेशान हैं, लेकिन तहसील के अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं बल्कि धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं पीड़ित बीएसएफ जवान ने और क्या कुछ कहा। जमीन पे जो है गवर्नमेंट रोड बनना चाहिए। रोड बनना हमारा जो है गवर्नमेंट का मौलिक अधिकार हमारे लिए बना रही है, लेकिन हमको उसका हमारी भूमिका सिर्फ हमको उचित मुआवजा दे दिया जाए। हम जय करी के, जबकि हम उसमें संलिप्त नहीं है सर। उसमें हमारे गांव के टोटल हम लोग 25 आदमी हैं, सह खातेदार टोटल हम लोग 25 आदमी हैं। हम लोग यही मांग है कि गवर्नमेंट हमारी ज़मीन ले ले, हमारा रोड बनाए। रोड को हम अतिक्रमण भी नहीं कर रहे हैं, रोड ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे सीने के ऊपर एक दवा देश के जवान के सीने के ऊपर बुलडोज़र चला करके और जल्दी मतलब इसको अतिक्रमण करके हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करके ये लेना कानूनन जो है क्या जुर्म है? अगर जुर्म है तो डीएम, एसडीएम, तहसीलदार महोदय ये हमको बताएं। अगर जुर्म है तो ठीक है, हमारी ज़मीन ले लें। अगर हम जो वाचित अपनी मांग पे अगर अड़े रहें, अगर अड़े हुए हैं तो हमको मुआवजा दे दिया जाए। रोड बने, हमको कोई इतराज़ नहीं है। हमको कोर्ट से, कचहरी से, तहसील से, हर जगह से फैसला ये आ गया, ठीक है यही स्वामी है इस भूमि के और इनको इसका भुगतान कर दिया जाए। भुगतान क्यों नहीं रहा सर? हमको तारीख पे तारीख मतलब टोटल हमको 3 साल दर की ठोकरें। इससे हमारे बच्चे, हमारे 25 घर का परिवार, पूरा हमारा समाज जो है, हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और हमारे पास बहुत अल्प ज़मीन थी और शहर के बगल की ज़मीन थी, फिर भी सर हम लोग जो है ना कोई बात नहीं, हमको मुआवजा दिया जाए और गवर्नमेंट अपना रोड बनाए। लेकिन अब आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे सर। हम यहीं आकर के देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम ज़िंदगी भर की कमाई इसी में लगा दिए हैं। हम यहीं आकर के पूरा हम 25 आदमी गांव को जो बुजुर्ग महिलाएं यहीं आत्मदाह कर लेंगे साहब। हम जो है ना एकदम अंतिम जो है 3 साल से हमारे जब मांग सुनी नहीं जा रही है, हमारी फरियाद नहीं, ये मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए सर। एक डीएस का एक सूबेदार मेजर, असिस्टेंट सूबेदार मेजर, वो भी सीमा सुरक्षा बल में कार्य करता है, जिस पे कार्रवाई नहीं हो। एक आम आदमी का ये लोग क्या सुनेंगे? एक आम आदमी का तहसीलदार जो है ना क्या कार्रवाई करेगा? तो ये तहसीलदार महोदय हमको सीधे बोलते हैं, आप जहाँ जाना हो जाइए, या जो करना हो कहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, करेगा कौन? मुख्यमंत्री साहब करेंगे या मतलब जो है ना जिला अधिकारी ही हर कार्य करेंगे जिनके इनके दायरे में है। और हमको झूठा जो है ना, हमको जो है मीठी। प्रधानी की तैयारी कर रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाई बाजार में बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। आजमगढ़ देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाई बाजार में सुबह बाइक सवार सशस्त्र बदमाशों ने प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े बाजार में हुई हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर सोठौली गांव निवासी दिलीप गिरी उर्फ बबलू अपने मित्र व बहादुरपुर गांव के ग्राम प्रधान संतोष राय के साथ सुबह लगभग 9 बजे गोसाई बाजार आए थे। संतोष राय बाजार में स्थित सैलून पर अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे, जबकि दिलीप गिरी दुकान के बाहर रखी कुर्सी पर बैठे थे। बाजार के लोगों का कहना है कि कुछ देर बाद बाइक सवार 3 बदमाश आए और आते ही ताबड़तोड़ गोली मारकर दिलीप की हत्या कर दी। हमलावरों ने कई राउंड फायर भी किया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए बाइक से फरार हो गए। मृत दिलीप गिरी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और साथ में प्रधानी चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। हत्या की खबर मिलते ही सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी, खेलगांव कोतवाल संजय सिंह व पुलिस कप्तान सुधीर सिंह मौके पर पहुंच गए। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। संदिग्ध अभियुक्तों की तलाश जारी है।
पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह ने, हम आपको सुनाते हैं। आज थाना देवगांव अंतर्गत सिठौली गोपालपुर गांव के श्री बबलूगिरी जब गोसाई बाजार में दड़ी बनवाने गए थे तो वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। और इसका हत्या का मेन कारण 5 वर्ष पूर्व हुई हत्या बताया जाता है, जिसमें मृतक अभियुक्त थे और अभी करीब 2 साल पहले जेल से छूटकर आए थे। जिन्होंने हत्या की है वो जो पहली हत्या हुई थी उसके लड़के बताए जाते हैं और उनके साथी बताए जाते हैं। अभी मौके पर शांति है। जो अभियुक्त हैं, जो बताए गए हैं, संदिग्ध बताए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, बाकी FIR की कार्रवाई की जा रही है, तो बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। IMA के खिलाफ लामबंद हुए नीमा के पदाधिकारी, सिधारी स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जमकर साधा निशाना। CIM द्वारा हाल ही में आयुर्वेद के शल्य और शालाक्य के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 शस्त्रक्रियाएं करने की कानूनी इजाज़त प्रदान की गई, जिसका IMA ने देश भर में विरोध शुरू किया और सरकार के फैसले का विरोध भी कर रही है। इसी कड़ी में नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर DD सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को जानकारी दी कि IMA के लोग समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी दवाएं वो लोग उपयोग करते हैं उनमें से 35% दवाएं आयुर्वेदिक है। उनका विरोध मैक्सीपैथी पर नहीं, कहीं और है और हम लोग उनका विरोध करते हैं। इसके संबंध में हम लोग आने वाली 11 तारीख को शहर के हर स्थान पर शिविर लगाकर निःशुल्क उपचार करेंगे, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। डॉक्टर DD सिंह ने आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला सही है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मैं आज उसी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिक्सोपैथी के वो खिलाफ है, लेकिन मुझे लगता है कि मिक्सोपैथी का सबसे ज़्यादा चलन उन्हीं के पास है। आज लीवर की जितनी भी दवाएं वो चलाते हैं सब आयुर्वेदिक है, सब हर्बल हैं। डेंगू की जो मेन मेडिसिन उनकी कैरी पील है वो सब लोग जानते हैं करके पपाया पपीता से बनाई हुई हर्बल ड्रग है। अभी हमारे सीनियर PN मिश्रा सर ने बताया कि 35% एलोपैथिक दवाएँ हर्बल हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाई गई हैं। तो मिक्सोपैथी को तो छोड़ ही दीजिए, मिक्सोपैथी पे उनका विरोध नहीं, उनका विरोध जहाँ है वो सारा आप समझ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो ये कहा कि आयुर्वेद के लोग 4 साल पढ़ के सर्जरी करने लगते हैं, मैं इस पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे आयुर्वेद का UG हो चाहे मॉडर्न का UG हो, दोनों 5.5 साल का कोर्स का 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप दोनों की होती है। आयुर्वेद का PG हो या मॉडर्न का PG हो, 3 साल का कोर्स उनका भी होता है, 3 साल का कोर्स हमारा भी होता है। ये दूसरे को क्यों आप धोखा दे रहे हैं, क्यों झूठा दिखा रहे हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं? आप दूसरे भाव से सामान्य प्रकट होइए, गलत तथ्यों को लेके आएंगे, बार बार आपको मुंह दिखाना पीछे करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, सही तथ्य हो तो समाज के सामने आइए, गलत तथ्य लेके मत आइए। मिक्सोपैथी भी आपका फेल है और ये जो साल का प्रकरण आपने दिया वो भी फेल है, आप दोनों प्रकरण में फेल हैं। इसलिए आज प्रेस वार्ता करके आप लोगों के सामने जनता को बताया गया कि वी आर ओबीडियंट, हम समाज के सच्चे प्रहरी हैं। 11 तारीख को हम अपने पूरे संगठन की तरफ से हर जगह पब्लिक की तरफ निःशुल्क चिकित्सा करेंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उनका विरोध करते हैं। तो जैसे उनको ये लग रहा है कि उनकी मोनोपोली टूट जाएगी, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। उनकी मोनोपोली टूट जाएगी, उनको तो लग ही रहा है, उनको दिख रहा है सर। जब हमारे लोगों को चिकित्सा का अधिकार ज्यादा मिलेगा, हम ज्यादा काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका काम कम होगा। तो इसी का विरोध है, उसको दूसरे रूम में वो प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बताइए, जनता के लिए बहुत अच्छा है, सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। हम इसलिए सरकार को धन्यवाद विज्ञापन कर रहे हैं आपके माध्यम से। केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तीनों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोकहित में जन कल्याण के लिए ये बहुत बड़ी योजना लाई है, जिसका फायदा हमारे समाज को मिलेगा। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। IMA के कार्य बहिष्कार और हड़ताल, IMA का कार्य बहिष्कार और हड़ताल उनकी अपनी शगुफी रात नहीं, मैं उसके टोटल अगेंस्ट हूँ। हम लोग 11 तारीख से रेगुलर कैंप कर रहे हैं, हम हर जगह चिकित्सा करेंगे। 11 से हमारा निःशुल्क कैंप भी चल रहा है जो 13 तक चलेगा। कितने डॉक्टर जुड़े हुए हैं IMA आजमगढ़ नीमा से? नीमा आजमगढ़ में 1550 चिकित्सक हैं सर। मतलब सब लोग रेगुलर रहेंगे? सब चिकित्सा जो जहाँ पे है वो अपनी चिकित्सा सेवा भावना से करेगा। हम पब्लिक के साथ हैं, समाज के साथ हैं, किसी को चिकित्सा में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग उस दिन मुस्तैदी से डटे रहेंगे। डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के समर्थन में दाखिल करेंगे याचिका। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, पुलिस और किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है।
देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, उसके बाद भी किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, जबकि यही किसान लॉकडाउन के दौरान पूरे देश को अन्न देकर सबका पेट भर रहा था। हाथरस कांड की घटना पर उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है, जबकि सभी जांच व टेस्ट पूरे हो चुके हैं। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने क्या कुछ कहा। आज भारतीय किसान भानु की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें से जो 3 नए कानून अभी पीछे किसानों के लिए बनाए गए थे भारत सरकार ने, उनके अगेंस्ट इसमें द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें जो चीजें थी उनके लिए ये याचिका फाइल की है। इसमें जो कृषकों का खेती का सर्टिलाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का, इस पर किया गया है, जिससे किसान की जिंदगी बर्बाद ना हो। और खासकर उन गरीब किसान, जो गरीब तबके के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जो अपने 10, 15, 20 बीघा छोटी छोटी खेती करके काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन, जो उनके प्रोड्यूस हैं, उन पे काम गलत ना हो सके। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी है APMC और MSP में जो भेद किया जा रहा है, जिस तरह से उन चीजों को हटाया जा रहा है जैसा चल रहा था नए कानून की वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि भारतीय किसान भानु की इस याचिका में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की बात कही गई है और उसमें इंडियन फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, क्योंकि APMC सिस्टम इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस उद्देश्य से इस पिटीशन को इसमें फाइल किया गया याचिका को। और इसमें क्योंकि 26/11/20 से पूरे दिल्ली लॉक के बॉर्डर जो हैं वो लॉक हैं, सील हैं, व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ, सभी राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। किसान परेशान हैं, दुखी हैं, उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति भी परेशान हैं, और कृषि से संबंधित हर व्यक्ति उत्पाद का प्रयोग करता है। देश का कोई भी नागरिक है जो कृषि से बचा नहीं रहता, कृषि उत्पादों से बच नहीं सकता, जीवन उसका चल नहीं सकता, जीवन नहीं कर सकता। और आपने लॉकडाउन में किसानों की दरियादिली देखी है, किस तरह से उन्होंने देश में लॉकडाउन के द्वारा प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर, योगी जी के संबोधन पर, पूरे देश में खाद्यान्नों के वितरण, खाद्यान्न प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया। और पिछले लॉकडाउन में सारे बिजनेस इफेक्ट कर गए, सारी इंडस्ट्री कलप्स हो गई, लेकिन कृषक का जो था वो कार्य चलता रहा और उन्होंने इसको चलाया, बड़े बखूबी निभाया। इस तरह से इस याचिका में इस सबको माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि MSP पर क्लियर हो, और जो APMC है उस पर क्लियर हो, और जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है उस पर हो, और जो लोन का था उस पर भी इसमें किया गया है कि इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और न्यूज लॉ जो बने हुए हैं, अटैक करते हैं, वो फाउंडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फैब्रिक पर पूरा अटैक करते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए ऐसा कानून बने जो उनके सेफ गार्ड और उनके इंटरेस्ट को, फार्मर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सके, और न उनको किसी मर्जी पे नहीं छोड़ा जा सकता। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर किसानों को प्राइवेट और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की कॉर्पोरेट जगत की मर्जी, उनकी दया पर देश के किसानों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में है और इस बात को स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। इसलिए इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसके आशय से मांग की गई है कि उन्हें जल्दी से इसमें न्याय मिले। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जब और केसों में भी दखल देता है तो इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन 3 जो कानून हैं जिन पर किसान विरोध कर रहे हैं, या तो किसान को संतुष्ट करिए, या तो किसान संतुष्ट हो, विरोध ना हो। आप उसे लड्डू खिला रहे हैं, कह रहे हैं हम तो लड्डू खिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहा है लड्डू में जहर है, तो इसका क्लैरिफिकेशन कीजिए। जहां मोदी जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं देश में, अब तो उनका दूसरा कार्यकाल है, तो किसान ही क्यों दुखी रहे? जब कोई नहीं दुखी तो किसान ही क्यों दुखी रहे? तो किसान दुखी है तो जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, ये तो चीज क्लियर है। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन प्रभारी अधिकारी शस्त्र नरेंद्र सिंह ने बताया कि आयुध अधिनियम 1965 की धारा 3 की उपधारा 2 में शस्त्र लाइसेंस अर्जित करने के प्रावधान अधिकतम 3 शस्त्रों के स्थान पर आयु संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा
2 शस्त्र को रखना किया गया है। नवीन व्यवस्था के अनुसार 2 से अधिक शस्त्र लाइसेंसियों को स्वैच्छिक रूप से अधिकतम 2 शस्त्रों का लाइसेंस होने का विकल्प प्रदान किया गया है। अतिरिक्त को भारत सरकार की अधिसूचना तिथि से अधिकतम 13 दिसंबर तक निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा व सरेंडर किया जाना है। स्वेच्छा समर्पित शस्त्रों को 90 दिन के अंदर अनुभव विहीन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को तिथि निकट होने के बावजूद जिले के 200 से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारियों की ओर से भारत सरकार के सूचना क्रम में शस्त्र जमा रसीद व विकल्प सूचना जिला स्थित शस्त्र कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने में रुचि नहीं ली जा रही है। उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक स्वीकृत 2 शस्त्रों के विकल्प के साथ शस्त्र जमा रसीद और लाइसेंस बुक की मूल्य शस्त्र प्रति शस्त्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। परिजनों संग पहुंची ज्योति बड़े कप्तान के पास 2 युवकों पर लगाया बलात्कार का आरोप। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली पीड़िता अपने परिजनों संग एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि गांव के कुछ मनबड़ किस्म के युवकों ने उसके साथ बार बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना उसने स्थानीय थाना को भी दी, लेकिन थानेदार द्वारा न्याय दिलाने की जगह उसे डांटकर भगा दिया गया, जिससे युवकों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र सौंप कार्यवाही की मांग की है। युवती के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं, यह जांच का विषय है। आइए सुनाते हैं कि पीड़िता ने क्या कुछ कहा। दिन में आई थी रिपोर्ट खाने। क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ बताइए, क्या दिक्कत है? मैं इधर भाभी के साथ गई थी बाथरूम में और 7 बजे रात को, तो उधर से 4 लोग आए, 5 लोग बुलोरे से आए। फिर मुझे एक झपट मारा, फिर उसके बाद मुझे कभी मारा, फिर मुझे मार के बेहोश करके लेके चल गए लोग, सब लोग। फिर उधर पे मुझे क्या पता क्या किया क्या ना किया। फिर मैं गई थी बनारस पे, तो बनारस मुझे याद हुआ। कौन कौन लोग थे आपके? कविश और सिकंदर, हरिंदर और मोनू। ये कब की घटना? 26 जनवरी का। इसकी सूचना दिया था? जी मम्मी गई थी देने, मना कर दिया सब गांव लोग। रेप कौन किया? मोनू। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ सातिर लुटेरा, कट्टा व कारतूस हुआ बरामद। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर लिंक मार्ग पर दीदारगंज पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पवई थाना का रहने वाला अपराधी शैलेंद्र पासी पुलिस की गोली से घायल हुआ है। पुलिस ने सातिर अभियुक्त शैलेंद्र पासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अभियुक्त के पास से एक बाइक, कट्टा व कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह ने बताया कि यह सातिर अपराधी है और इसके ऊपर पूर्व में भी लूट व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। यह थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पवई थाना क्षेत्र के गुधना बाजार में स्थित एक जनसेवा केंद्र पर मारपीट व लूट की कोशिश अपराधी द्वारा की गई थी, जिसमें सफल ना होने पर बदमाश ईंट भट्ठे के पास बैठकर पुनः लूट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें वह घायल हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी है। आइए सुनाते हैं इस बाबत एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह ने और क्या कुछ कहा। आज शाम को थाना दीदारगंज क्षेत्र में गद्दोपुर लिंक मार्ग पर एक पुलिस मुठभेड़ दीदारगंज पुलिस के साथ बदमाशों से हुई, जिसमें शैलेंद्र पासी जो कि थाना पवई क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक शातिर अपराधी है और इसके ऊपर पूर्व से लूट के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। ये थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। आज सुबह पवई के गोधना बाजार में जनसेवा केंद्र पर एक मारपीट की घटना कारित हुई थी और लूट की कोशिश भी की गई थी। उसमें ये बदमाश आइडेंटिफाई हुआ था अपने साथियों के साथ। उसी की तलाश में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी ये जंगल में पुनः एक लूट की योजना बना रहे हैं और पुलिस वहाँ गई थी, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की और काउंटर फायरिंग में ये बदमाश घायल हुआ। भारत विकास परिषद ने ठंड को देखते हुए गरीबों में वितरित की राहत सामग्री। आज बड़ा गणेश मंदिर में नवगठित भारत विकास परिषद
गढ़ शाखा के नेतृत्व में महिला संगठन छाया अग्रवाल के द्वारा मंदिर परिसर में गरीबों को इस भीषण शीतलहर से बचाने हेतु मोजा, टोपी, मफलर, चना, गुड़ आदि बांटा गया। साथ ही उनको मिठाइयां भी दी गई। सभी संगठन की महिलाओं ने इस कार्य में सहयोग किया। सेवा काल के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा के सभी दायित्वधारी सदस्य उपस्थित रहे। इनमें छाया अग्रवाल, आशा वर्मा, सचिन अग्रवाल कोषाध्यक्ष, महिला संयोगिता अमित अग्रवाल, महिला संयोगिता रेखा अग्रवाल, मधु गुप्ता मीडिया प्रभारी, रेणु अग्रवाल, रंजना, लक्ष्मी माता, ममता अग्रवाल, ममता श्रीवास्तव, प्रिया अग्रवाल, मनोरमा गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान क्या कुछ कहा अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने, आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ पर सभी आदर्श शाखा की महिलाओं ने मोजा, टोपी, चना, गुड़, बिस्किट, मिठाई यहाँ वितरण किया गया, क्योंकि ठंड को देखते हुए शीतलहरी पड़ने लगी है, इसलिए गरीब बच्चों को, गरीबों को, असहाय लोगों को हम लोगों ने यहाँ टोपी, मोजा, मफलर, चना, गुड़ सब वितरण किया। इसका क्या उद्देश्य रहेगा समाज में? इसका उद्देश्य रहेगा कि सभी लोग एक देखकर एक दूसरे की मदद करें, गरीबों, असहाय को। समाज सेवा के दृष्टि से हम लोगों ने किया है, और ये देखते हुए सभी लोग मतलब सहयोग करें। सभी लोग के सहयोग से। कितने का लक्ष्य बनाई है, कितना चलेंगे? हम लोग तो अभी 50 लोग कम से, अभी यहाँ तो 50 का टारगेट लेके चले हैं, और आगे भी हम लोग का टारगेट है कि और भी आगे भी हम लोग करते रहें। किस किस तरह का काम आप लोग करते हैं? हम लोग जैसे ये काम करते हैं, गरीबों की सहायता करना, गरीब लड़कियों को शादी में सहयोग करना, गरीब अनाथों को अनाज, एनीमिया के लेकर लोहे की कढ़ैया, चना, गुड़ वितरण करना, मास्क वितरण करना, भारत मुक्त, पॉलीथीन मुक्त भारत के लिए झोला वितरण करना। और अभी हम लोग भंवरनाथ मंदिर में ये सब कार्य किए भी हैं। ऐसे बंदरों को चना खिलाना, केला खिलाना, मछली को चारा देना, बत्तख को खिलाना, ये सब कार्य हम लोग हमेशा करते रह रहे हैं और आगे भी करने का प्रयत्न कर। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला, डीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन 10 दिसंबर को आजमगढ़ के अतरौलिया में हो रहा है। मुख्यमंत्री सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा करेंगे। अतरौलिया के मदिया पार मड़ोही स्थित हेलीपैड पर दोपहर बाद आगमन होगा। उधर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी होते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में पूरी तरह जुट गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री आजमगढ़ के अतरौलिया मदिया पार स्थित दिलीप बिल्डकांड लिमिटेड के कार्यालय में आगमन होगा, जहां गोरखपुर लिंक मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के पश्चात जिला प्रशासन व अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों का जायजा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मौके पर पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में आगमन है और माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पे अतरौलिया में जो दिलीप बिल्डकॉन का साइट ऑफिस है यहाँ पे आएंगे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण हो रहा है जनपद में उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। उसमें यहाँ पे सारे इंजीनियर्स, यूपीडा के अधिकारीगण, जनपद के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे उस समीक्षा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिसंबर को आजमगढ़ आएंगे। वह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री तहसील बुढ़नपुर के अतरौलिया थानांतर्गत गडेरिया मदिया पार स्थित हेलीपैड पर दोपहर बाद आएंगे, जहां कार्यदायी संस्था की ऑफिस में प्रगति की समीक्षा करेंगे। उधर मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी होते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार ने भी कैंप कार्यालय में माताओं के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की। सीएम के आगमन की तैयारी के बाबत
भी निर्देश दिए गए। गौर मतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना गोरखपुर लिंक का निर्माण तहसील फूलपुर के ग्राम चकिया मुतकलीपुर से तहसील बुढ़नपुर के ग्राम रेठिया तक हो रहा है। जिले के 2 तहसीलों के 41 गांव की 241 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन पर सड़क गुजर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने सगड़ी तहसील के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही लोजपा के जिला महासचिव स्वर्गीय राधे श्याम प्रजापति के ब्रह्मभोज में शामिल होकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो। उन्होंने परिजनों को हर मौके पर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी को संगठित करने तथा अधिक से अधिक सदस्य बनाने का कार्य किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। दौरे के दौरान सहयोगियों ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में पार्टी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान रामशरण राम, संतोष कुमार, रणजीत कुमार, कमलेश पासवान हुड्डा, सुनीता, अनीता देवी समेत आदि लोग उपस्थित थे। से ग्रस्त थे और इन्हीं दवाइयों से उन्हें निजात मिली। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को कि कैसे जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव ने अपने जीवन में बदलाव लाया और खुद को बीमारियों से निजात पाए। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। इस विषय पे मैं अपना निजी अनुभव आप लोगों के साथ बांटने आया हूँ। बोलने से पहले मैं परिचय दे दूं कि मैं 1990 बैच का IAS अफसर हूँ, जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव, और मैंने MSc जंतु विज्ञान से किया है। IAS में आने के पहले मेरा सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी था और इन्हीं सब्जेक्ट से मैंने प्रीलिम्स दी थी और IAS में फर्स्ट चांस में मैं क्वालिफाई किया था और आ गया था। फिर उसके बाद विषय की पढ़ाई छूट गई थी। जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की चुनौतियां अलग होती है, आप उसके अनुसार अपने को डालते हैं। तो IAS में आने के बाद वो सारे जो विभाग मिलते गए उसके अनुसार काम चलता गया। धीरे धीरे मेरा जब 30-35 की एज को मैंने क्रॉस किया तो मेरा वेट बढ़ने लगा और मैं डायबिटिक भी हो गया। मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक थे, माता पिता भी डायबिटिक थे और मेरे फादर की डेथ, मेरे पिताजी की डेथ डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल्योर से हुई। डायबिटिक के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। फिर ट्रांसप्लांटेड किडनी पे वो कुछ दिन 5 साल तक सर्वाइव किए, फिर उसके बाद एक इन्फेक्शन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इस बीमारी की गंभीरता को मैंने अपने परिवार में देखा और जब मैं स्वयं इससे ग्रस्त हो गया तो जैसा रूटीन में होता है आप सभी करते हैं, मैं भी वही कर रहा था। डॉक्टर के पास गया। जैसे ही हमें डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें पता अचानक ही चलता है, आपको अचानक ही पता चलता है कि कोई कहता है क्या कि आप ब्लड टेस्ट करा लो और आप ब्लड टेस्ट कराते हो और फिर ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको लगता, आप देखते हो कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई लिखता है और फिर आपके जीवन इसी सर्किल में चलते रहती है कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर दवाई चेक करता है, देखता है कि आपका ब्लड शुगर सही मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर दवाई घटाता है, कभी बढ़ाता है। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और आप इस सर्किल में घूमते रहते हैं। और कुछ साल बाद आप ये महसूस करते हैं कि जब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया तो आपकी दवाइयों का डोज बढ़ जाता है। फिर कुछ साल बाद और बढ़ जाता है, फिर उसमें से और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, उसकी दवाइयाँ अलग से जुड़ जाती है। पहले डायबिटिक होती है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, फिर मोटापा होता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर आँखों की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे जुड़ने लगती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मेरी तो शुगर कंट्रोल में रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि साहब डायबिटीज़ जो है क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़। जो क्रोनिक मीन्स कि जैसे पुरानी, कि जैसे जैसे पुरानी होगी, प्रोग्रेसिव मीन्स वो डिजीज़ बढ़ती जाएगी, कि जैसे जैसे ये पुरानी होगी वैसे वैसे आपकी डिजीज़ बढ़ते जाएगी डायबिटीज़ में। अगर आप 5 साल से डायबिटीज़ है तो अगर आप 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ग्रेजुअली आपकी दवाई बढ़ती जाएगी।
बट ऐसा क्यों होता है? आपको अगर बुखार लगता है या कोई और बीमारी होती है तो आप तो दवाई खाते हो तो ठीक हो जाते हो, वो डिजीज़ तो बढ़ती नहीं है। अगर डायबिटीज़ की दवाई उसका इलाज होती तो फिर इस डिजीज़ को क्रोनिक प्रोग्रेसिव तो नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। आपकी बीमारी बढ़ते रहती है और आप इसी में जूझते रहते हैं कि मैं कैसे अपना ब्लड शुगर मेंटेन करूं। तो जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे आपको डायबिटीज़ से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं 2018 में मुझे ये पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। उसके पहले मैं 7 साल से डायबिटिक था और मैं सुबह 2 ग्राम मेटफॉर्मिन लेता था, शाम में 2 ग्राम मेटफॉर्मिन लेता था। इसके बाद इंस्टाबेल मेडिसिन थी और कई सारी दवाइयाँ थी जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा, मैं दिखाऊँगा। और मैंने जब सुना कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है तो मैंने इस पर फिर अपना एक रिसर्च किया, दुनिया भर के लिटरेचर को पढ़ा, कई जगह से ऑनलाइन कोर्स की, फिर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस प्रयोग को मैंने अपने ऊपर किया और मैंने इसे जून 2018 में स्टार्ट किया था। 6 महीने के अंदर मैं अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सफल हो गया, विदाउट मेडिसिन आ गया मैं। वो कैसे आया, उसके पीछे क्या कारण है और आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। इसमें किसी चूरन का कोई रोल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैं किसी भी तरह के किसी प्रोडक्ट की कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ ताकि आपको वो चीज़ लेना पड़े। मैंने जो कुछ किया वो सारी चीज़ें किचन में होती है और आपके भी किचन में है। आपको कहीं इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी पद्धति को भूल गए हैं जिसकी वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो रिवर्सल, डायबिटीज़ रिवर्सल का जो एक प्रोग्राम है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत ये है कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो वो बीमार जन्म नहीं लेता है, एक्सेप्ट कुछ अपवाद को छोड़ करके, जिसमें कि कुछ जेनेटिक एरर्स होते हैं, अगर हम उसे छोड़ दें तो बाकी कोई बीमार नहीं जन्म लेता। ईश्वर उसे इस दुनिया में स्वस्थ भेजता है। धीरे धीरे जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसकी विषाक्तता की वजह से, उसके विषैलेपन की वजह से हमारा शरीर बीमार होना आरंभ हो जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका परिणाम तुरंत दिखता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे हमारा शरीर लगातार लड़ता रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, आपको उसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ईश्वर ने जो अंग दिए हैं उसके अंदर ये क्षमता दी है कि वो ऑटो करेक्ट कर सकती है, चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकती है। अगर आप बीमार होते हो तो आपका शरीर अपने आप उसको हील कर सकता है, स्वयं ठीक कर सकता है। तो पहला सिद्धांत यह है कि अपवाद को छोड़ करके हम कभी भी बीमार जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य बीमार जन्म नहीं लेता है। दूसरा कि हम अपने खान पान और वातावरण के विषैलेपन की वजह से बीमार पड़ते हैं। तीसरा कि हमारा शरीर हमें ठीक करने की क्षमता रखता है, अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। तो फिर हम क्यों नहीं हील हो पाते हैं, क्यों हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि हम अपने शरीर की क्षमता से अधिक उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने अगर कोई कार खरीदी, उसकी मैक्सिमम स्पीड अगर 80 किलोमीटर है, आप उसे 120-150 पे चलाएंगे तो निश्चित रूप से उसके इंजन में क्षति आएगी। अगर आपने कार पेट्रोल की खरीदी है, उसमें डीजल डालेंगे तो कार नहीं चलेगी। डीजल की कार है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। जो मशीन जिस चीज़ के लिए बनी हुई है वो उसी मशीन पे चलेगी। लेकिन ईश्वर ने जो ये मशीन हमें दी है उसे हम किसी भी चीज़ से चलाते रहते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा भोजन क्या है। कार के लिए तो हम समझते हैं कि वो पेट्रोल की है, वो डीजल की है, उसको मेंटेनेंस तो हम करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं समझते हैं। अपने लिए हम कुछ भी खाते रहते हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन है। जब हम इस मशीनरी को सपोर्ट देंगे, जैसे आपके कार की एक आप रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, उसको अगर कुछ आवाज़ करने लग जाती है तो आप उसको गैराज भेजते हैं, उसके रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं।
वैसे ही आपकी मशीनरी, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी के लक्षण आते हैं तो वह एक सिम्टम है कि आपकी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी है। आपको सिम्टम को नहीं, उस मशीनरी को करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सपोज करिए कि आप कार से कहीं जा रहे हैं और इंजन ऑयल का इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया, या आप स्कूटर से जा रहे हैं उसमें भी आप इंजन ऑयल डालते हैं, वो अगर ब्लिंक करने लग गया तो वो क्या इंडिकेटर है कि इंजन ऑयल समाप्त हो रहा है, आपको इंजन ऑयल डालना चाहिए। या डीजल पेट्रोल का इंडिकेटर अगर ब्लिंक कर रहा है तो वो एक आपको इंडिकेटर है कि अब सिर्फ इतनी बैलेंस बची है, इसके पहले आप उसको रिफ़िल कर लीजिए। आप उसके तरफ ध्यान न दे करके वो जो ब्लिंक कर रही है उसका अगर आप प्लग निकाल दो तो उससे तो आपकी समस्या हल होगी नहीं, कुछ देर जाके आगे कार आपकी खड़ी हो जाएगी। उसी तरह जो बीमारी के लक्षण हैं वो एक इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हम करते क्या हैं, जो गलती है उसको करेक्ट ना करके हम उस फ्यूज़ को निकाल देते हैं, एक दवाई दे देते हैं, वो फ्यूज़ को निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या और ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो ये एक जनरल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। प्रेजेंटेशन मेरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ये मेरी खुद की जर्नी है। आप इस फोटोग्राफ को देखिए, जुलाई 2018 में मैं इस तरह हुआ करता था। मेरी HbA1c 8.2 थी, फास्टिंग ब्लड शुगर 280 से 300 रहता था, PP ब्लड शुगर 200 प्लस रहता था, वेट 98 kg था, कमर का नाप 44 इंच था, शर्ट साइज XXL था, और जो दवाइयाँ मैं लेता था, एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए अब कैसे दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि मैं कैसा हूँ। तो ये जुलाई 2018 में मैं इस तरह का था। ये मसूरी एकेडमी की फ़ोटोग्राफ है, जब मैं लाल बहादुर शास्त्री मसूरी एकेडमी गया था तो वहाँ की फ़ोटोग्राफ है। और जब मैंने इस कार्यक्रम को किया उसके बाद 6 महीने के बाद क्या बदलाव आया उसे आप देखिए। ये है, ये जून 2019 की मेरी फ़ोटोग्राफ है नैनीताल की, जब मैं वहाँ पे गया था। HbA1c पहले 8.2 थी, घट के 5.6 हो गई। फास्टिंग ब्लड शुगर पहले 280 से 300 रहता था, वो बिलो 100 हो गया। PP ब्लड शुगर 140 to 160 हो गया। वेट 7 पहले से 98 था, उससे घट के 76 हो गया। आई लॉस्ट 24 kg वेट इन 6 मंथ। 6 महीने में 24 किलो वज़न घटा मेरा। कमर का साइज़ जो 44 था उससे घट के 34 हो गया, 10 इंच कमर की साइज़ घटी। और शर्ट की साइज़ जो XXL थी वो लार्ज हो गई। मेडिसिन नील, अब मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। पहले जो मैं दवाइयाँ खाता था वो जोरिल डायबिटीज़ की दवाई है, टाजोलैक ब्लड प्रेशर की दवाई है, इंस्टावेल भी डायबिटीज़ की। जब एक मेडिसिन काम नहीं करती है तो कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्टर। उसके अलावा और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेता था मैं, और बहुत सारे परेशानी थी। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, कार्डियक इशूज़ हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और घुटनों में दर्द रहता था, चलने में तकलीफ़ होती थी, सांस फूलती थी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी है। और मैं ये फ़ोटोग्राफ तब की है जब मैं कि एक हिल पे ट्रैकिंग के लिए गया था। और 1990 में जब मैं IAS की ट्रेनिंग कर रहा था, जो तब मैंने ट्रैकिंग की थी, वो 30 साल बाद मैंने फिर दोबारा वो ट्रैकिंग को किया। और मैंने अपने अंदर वो 30 साल पुरानी शक्ति को फिर से महसूस किया। तो ऐसा आप सभी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, हम इस पे आते हैं। हम सभी कोरोना की पैंडमिक से परिचित हैं और उससे बड़ा बचाव कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर डायबिटीज़ कोरोना से बड़ी पैंडमिक है। आप इस स्लाइड में देखिए कि भारत में ही 75 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। चाइना के बाद इंडिया दूसरा कंट्री है दुनिया में जहाँ की सबसे अधिक डायबिटीज़ की बीमारी है। और ये तब है जब बहुत सारी रिपोर्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। उत्तर प्रदेश में 11 में हर एक आदमी डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, उसमें यूपी ने ये डेटा जारी किया था। इतना कोरोना से भी लोग अफेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। और कोरोना के लिए हम कितना बचाव करते हैं, क्योंकि उसका असर तुरंत दिखता है, इसका असर आपको कुछ दिन बाद दिखेगा। इसलिए आप इसके प्रति आश्वस्त हैं, कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब डायबिटिक होते हैं तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन कोई उसको जानता नहीं है। नॉलेज और डिसिप्लिन अगर 2 चीज़ अगर हो जाए
तो आप इस चीज़ को आराम से ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने आया हूँ। डिसिप्लिन आपका खुद का होगा। एक ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून होता है, ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। और कितना ग्राम शुगर होता है ये कोई बता सकता है? हमारे ब्लड के अंदर कितने ग्राम शुगर होता है? 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर होता है, 5 ग्राम, जो कि 1 चाय के चीनी चम्मच के बराबर है। यानी 1 चम्मच में जितनी चीनी होती है, हमारे शरीर का सारा खून सिर्फ उतने ही शुगर को रख सकता है, उसके ज़्यादा, उससे अधिक शुगर को नहीं रख सकता। क्योंकि जब आप में से कोई डायबिटिक है? आप लोगों ने फास्टिंग शुगर कराई होगी, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि 100 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए, या 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। 100 mg पर डेसीलीटर को आप अगर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 ग्राम प्रति लीटर आता है। हम सिर्फ वो देखते हैं कि 100 नंबर जानते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। तो आज आप उसका मतलब समझ लीजिए कि 100 mg पर डेसीलीटर का मतलब हुआ कि 1 ग्राम प्रति लीटर। यानी आपके शरीर में यदि ब्लड शुगर का लेवल 5 ग्राम है 5 लीटर में 100 mg पर डेसीलीटर, तो नॉर्मल है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। और 180 mg पर डेसीलीटर इज़ मैक्सिमम लिमिट, 180, यानी 5 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ग्राम होगा। तो बॉडी में जो हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड है, उसके शुगर कैरिंग कैपेसिटी 5 ग्राम से 9 ग्राम के रेंज के बीच में है। हमारी बॉडी ऐसी डिज़ाइंड है, उसके अंदर ऐसा मैकेनिज़्म पहले से बनाया हुआ है कि यदि 5 ग्राम से शुगर घटने लगता है तो आपको तुरंत भूख लगेगी, क्योंकि उस शुगर को मेंटेन करने के लिए आप फ़ौरन जाएंगे, खाना खाएंगे, ताकि वो शुगर का लेवल आपका बना रहे। और यदि 9 ग्राम से ऊपर शुगर बढ़ने लग गया, यानी 180 mg पर डेसीलीटर से अगर आपका शुगर ज़्यादा हो गया, तो किडनी उस शुगर को फिल्टर करके यूरिन से बाहर निकाल देती है। पहले जब शुगर का पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं था, तो लोग इसी से जानते थे कि उनका पेशाब मीठा हो रहा है, तो शुगर पेशाब से बाहर जा रहा है, यूरिन से शुगर बाहर जा रहा है। तो यूरिन से शुगर क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि अगर उससे ऊपर 180 mg से ज़्यादा शुगर अगर आपके ब्लड में हो जाएगा, तो आपका ब्लड इतना विस्कस हो जाएगा। आप अगर शुगर को यहाँ छोड़ दें और उस पर 2 बूंद पानी डाल दें, थोड़ी देर बाद आप उसको छुएं तो आप उसमें देखेंगे कि हाथ में चिपकता है वो। तो उसी तरह ब्लड में अगर उससे ज़्यादा चीनी हो जाएगा, तो वो ब्लड आपका विस्कस हो जाएगा। तो हमारी जो धमनियों में, हमारी रक्तशिराओं में जो ब्लड रन कर रहा है, वो इतना विस्कस होगा कि आपकी ब्लड फ्लो के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी। गाढ़ा हो जाएगा खून इतना ज़्यादा कि ठीक से वो फ्लो नहीं करेगा। तो उसको पतला करने के लिए आपको प्यास लगेगी ज़्यादा, ताकि आप पानी पियो तो वो सही होगा। जब आप पानी पिएंगे और उसको पतला करने के लिए, तो वाटर रिटेंशन होगा आपके बॉडी में। तो वाटर रिटेंशन होगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर है, वो बढ़ करके 7 लीटर हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। अब हार्ट को पहले 5 लीटर ब्लड पंप करना पड़ता था, अब उसको 8 लीटर ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए बॉडी में ऐसा इंतजाम ईश्वर ने किया हुआ है कि किडनी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अपर लिमिट है, वो 180 mg पर डेसीलीटर, यानी उससे ज़्यादा जैसे ही ब्लड में शुगर होता है, किडनी उसको एब्जॉर्ब करके, फिल्टर करके यूरिन के थ्रू पास कर देती है। अब चूँकि शुगर को किडनी वैसे यूरिन में तो वैसे गाढ़ा यूरिन जा नहीं सकता, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है। और जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो डायबिटीज़ का पहला ही लक्षण ये है कि आपको रात में खूब सारा यूरिनेशन होगा, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, गला सूखेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। यानी जैसे ब्लड शुगर आपका बढ़ा उस रेंज के बाद, तो आपको बार बार यूरिनेशन होगी, बार बार आपको प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा, शरीर में कमज़ोरी होगी आपको। अब शरीर में कमज़ोरी क्यों होती है? जो शुगर है हमारा, वो फूड है, पूरे बॉडी का फूड है, पूरे बॉडी को एनर्जी उसी से मिलती है। जैसे कि कार को पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, डीजल के कार को डीजल से मिलती है, वैसे हमारे बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है।
अब यहाँ पे आप दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, फिर भी आपको वीकनेस लग रही है। अगर ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको तो ऊर्जा ज़्यादा मिलनी चाहिए, आपको ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए, ज़्यादा दौड़ना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जिनको भी डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर अगर बढ़ गया तो आपको लगेगा कि आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है, थकान होगा, हाथ पैर में झंझनाहट होगी, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बार बार यूरिनेशन होगा, गला सूखेगा, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ब्लड में शुगर है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ वैसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में हुआ कि 500 और 1000 के नोट आपके पास हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको कितनी बेचैनी हुई थी उस समय, जिनके पास पुराने नोट रहे होंगे, सब लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि वो आपके लिए यूजलेस हो गए, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह जब एक लिमिट के बाद ब्लड शुगर हो जाता है तो बॉडी उसको यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं रह जाता है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उतनी ज़्यादा शुगर की वजह से। तो जब वो रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो, अधिक शुगर रहने के बाद भी आपको वीकनेस है। तो हम आगे उस रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो आप इसमें देखिए जो पहला बिंदु है कि शुगर को समझने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी का जो गोल है वो ये है कि ब्लड शुगर 100 mg पर डेसीलीटर रहे, उससे नीचे अगर होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ऊपर से उसके ऊपर होता है तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कितनी है वो हमने आपको बता दी। किडनी थ्रेशोल्ड मैंने बता दिया कि 180 mg के ऊपर होता है तो वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड शुगर मेंटेन कैसे होता है, हमारे बॉडी में कौन सी वैसी मशीनरी है जो ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। तो 2 अंग हैं हमारे शरीर में जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। लाल में आप देखेंगे रेड कलर से, एक है पैनक्रियास और दूसरा है लिवर। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शुगर कंट्रोल करने में सिर्फ पैनक्रियास का रोल है, लेकिन पैनक्रियास से ज़्यादा लिवर का रोल है। पैनक्रियास का रोल तब है जब आप खाना खा रहे होते हैं या खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं उसमें पैनक्रियास आपके ब्लड शुगर को इंसुलिन के थ्रू कंट्रोल करती है, और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका लिवर आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। कि आपने ये हमेशा महसूस, आप ये अगर अपने को देखिए कि दिन में तो आपको 3-3, 4-4 घंटे में भूख लगती है, और रात में रफली आप 10 घंटे 11 घंटे सोते हैं, लेकिन आपको उसमें भूख नहीं लगती है, और सुबह उठते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। रात में अगर खाना आपने 7 बजे 8 बजे खाया लेकिन सुबह उठेंगे तो भी ब्लड शुगर आपका घटा नहीं रहता है, सही रहता है। तो जब आप सोते रहते हैं, व्हेन यू आर इन स्लीप स्टेज, तो आपकी बॉडी को ब्लड शुगर लिवर में स्टोर्ड शुगर से मिलती है, लिवर के अंदर जो स्टोर्ड शुगर होता है उससे मिलती है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर ये सारा सिस्टम बॉडी में बना हुआ है तो वो तो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। लास्ट बुलेट पे आप आइए, तो इसमें क्या है, फूड जो होता है हमारा, जो भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी को ऊर्जा देता है, फ्यूल टू बॉडी, और वो फूड ग्लूकोज में ब्रेक होता है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा, प्रोटीन खाएंगे वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा। फैट का एक अलग सिस्टम है, फैट ग्लूकोज में नहीं ब्रेक होता है। तो जो ग्लूकोज बनता है वो 3 उसके उपयोग हैं, ABC। पहला, वो आपको ऊर्जा देता है, वो ग्लूकोज जब तक आपको ऊर्जा दे रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है। दूसरा यह है कि वो ग्लूकोज जो अतिरिक्त होता है, जो ऊर्जा देने के अलावा है, वो लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है, वो भी ठीक है। जब आप रात में नहीं खाएंगे तो वो ग्लाइकोजन टूट करके आपको ग्लूकोज दे देगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है, लेकिन हम खाना खाने लग जाते हैं। तो हमें इसके पोटेशियम की सप्लाई को ठीक करने के लिए 7 से 8 बॉल हरी सब्जियों को खाना है। कैसे खाएंगे ये आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी। कहना बड़ा आसान है, 7 से 8 बॉल हरी बिना पकाई हुई सब्जी को आप नहीं खा सकते। तो उसके खाने का तरीका है, जो ऊपर आप ग्लास देख रहे हैं, स्मूदी बनाना। मैं फिर नेक्स्ट कोई लेक्चर दूंगा तो उस पर आपको जो अल्टरनेट फूड है वो फूड कैसे तैयार करते हैं इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, क्योंकि ये जीवन भर चलने वाली चीज़ें हैं। जब आप ये जान लेंगे कि इस फूड को इस फूड से रिप्लेस करना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बट संक्षेप में कि पालक के पत्ते ले लेते हैं, पालक के पत्ते को 8-10 पत्तों को लिया और उसको अच्छी तरह सफाई कर लिया। सफाई करके उसमें तुलसी या पान का पत्ता या पुदीने का पत्ता या कड़ी पत्ता, यानी एक मेजर लीफ एक माइनर लीफ। छोटा पत्ता में से आपके पास कई ऑप्शन हैं, टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी छोटा पत्ता ले सकते हैं। तुलसी, करी पत्ता, पुदीने का पत्ता, ये पान का पत्ता, ये ले सकते हैं। और बड़े पत्ते में बेस के रूप में पालक लेते हैं, पालक का 8-10 पत्ता, उसको साफ़ करके काट करके मिक्सी में डालते हैं। उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू, थोड़ा काली मिर्च
और आधा फल आप या तो एप्पल डालें आधा, या आधा डालें आप सेब केला डालें थोड़ा टेस्टी होने के लिए, और थोड़ा उसमें लाल और पीला जितने भी वो कलर वाले आते हैं, शिमला मिर्च थोड़ा ग्रीन, उसकी एक एक स्टिप डालते हैं। फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करके उसको छानते नहीं हैं, उसमें पीने लायक पानी डाल करके स्वाद के अनुसार नमक नींबू डाल के 600 ml मैं सुबह पीता हूँ, 600 ml शाम में लेता हूँ बड़े गिलास में। यानी सुबह जो मैंने पिया वो 3 कटोरी सब्जी के बराबर है, जो शाम में लिया वो 3 कटोरी के बराबर हो गया। तो इस तरह से अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल बॉडी के अंदर जा रही है, इसको लेते हैं। उसके अलावा जो आप खाना खाने बैठते हैं उसके पहले खूब सारा ग्रीन सलाद खाते हैं, तो हरा सलाद खाते हैं तो वो भी अनकुक्ड होता है, तो वो भी खाते हैं। आप में से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है तो मैं ही प्रश्न करके उत्तर दे रहा हूँ कि इसमें एक लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि जो पत्ते वाली सब्ज़ी में कीड़े होते हैं, लार्वा होता है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको खाएंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसका सबसे आसान मेथड है कि उसको थोड़ा गुनगुने पानी में थोड़ा नमक नींबू डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 20-25 मिनट बाद फिर आप उसको रनिंग टैप वाटर में अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर इसको यूज़ करिए। और अगर किसी के पास अपना छोटा सा खेत है तो क्यारी में अपनी उगाइए, अपनी ऑर्गेनिक फूड लीजिए, वो सबसे बेहतर है। आजकल घर पे भी लोग गमले में भी उगाते हैं। गमले में अगर आप 8-10 गमले में पालक लगा देंगे तो आपके पास सफिशिएंट पालक रहेगा और वो रिसाइकिल होता रहेगा, आप उसको यूज़ करते रहेंगे। इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक फल आप देख रहे हैं ये एवोकाडो फल है, जो कि बीच में उसका बीज है वो अब मिलने लग गया है यहाँ पे, बाहर का फल है, लेकिन ये एवोकाडो में फ़ैट होता है जो कि बॉडी के लिए सबसे फ्रेंडली फ़ैट है, सबसे अच्छा फ़ैट है। तो उसको जब लेते हैं तो आप अगर फ़ैट खाते हो तो ज़्यादा देर भूख नहीं लगती, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि फ़ैट का डाइजेशन स्लो होता है। आप महसूस करेंगे रोटी खाएंगे तो तुरंत भूख लगेगी, पराठे खाएंगे तो देर से भूख लगेगी, क्योंकि फ़ैट का डाइजेशन स्लो होता है। और फ़ैट के डाइजेशन के लिए और फ़ैट के प्रोसेसिंग के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस फैट को जब आप जब रोटी पे लगा देते हैं या पराठे पे लगाते हो तो नुकसान करता है। तो उसका जो हेल्दी फैट है उसको हम यहाँ पे सलाद में या स्मूदी में लेते हैं, तो ये आपके बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आप प्रोटीन आप खाइए, एडिक्वेट प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी बॉडी बनी हुई है। लेकिन अलग से कई सारे यंग बच्चे को उनका जिम ट्रेनर करता है कि वे प्रोटीन पीजिए, सब आप बॉडी बनाइए, मसल बनाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक की ज़रूरत सिर्फ उनको है जो एथलीट हैं, जो एक्स्ट्रा मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो जाके 2-2 घंटे 4-4 घंटे जिम करते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे दौड़ते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। बाकी किसी को नहीं। हमारा जो भोजन प्रणाली है उसमें प्रोटीन इतना है कि हमको प्रोटीन मिल जाता है, अलग से प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप है कि फ़ैट को बर्न करने के लिए। फ़ैट को बर्न करने के 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम है एक्सरसाइज करना और दूसरा सिस्टम है फास्टिंग करना, जो हमारे पुराने समय से उपवास का जो एक नियम चला आ रहा है। उपवास बॉडी में इकट्ठे टॉक्सिन्स को निकालने का और फैट को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन साधन है। एक्सरसाइज से भी अच्छा। एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट बॉडी पे 20% होता है, फूड का 80% होता है। आप बहुत मेहनत करके एक्सरसाइज करेंगे तो मुश्किल से 250 से 300 कैलोरी बर्न करेंगे। जो आप 2 समोसे खाएंगे तो उतने बराबर हो जाएंगे। 4 रोटी खाएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज गया बेकार, कोई काम का नहीं। लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह साहब 10 किलोमीटर टहलता हूँ तब भी शुगर बढ़ा रहता है। फिर लौट करके 4 पराठे मूली पराठे दबा लिए जाड़ों के दिनों में, तो फिर आपकी शुगर तो बढ़ेगी। और ऊपर से थोड़ा मट्ठा ले लिया, फिर गुड़ ले लिया, तो फिर तो बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज का बेनिफिट दूसरा है ज़रूर, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज आपके शुगर को घटाने में बहुत कंट्रोल करे रोल है, तो उसका रोल 20% है। ये ज़रूर है कि एक्सरसाइज आपके बॉडी को हाई रखती है, आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिविटी आती है एक्सरसाइज से। आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, आपके मसल्स वर्कआउट होते हैं, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन प्राइमरी स्टेज में आपको फूड पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब मैंने पहले 6 महीने में 24 किलो वज़न घटाया तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। नो जिम, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, पैदल भी नहीं चलता था, सिर्फ फूड से मैंने करा। और जब
ठीक हो गया तो अब मैं 1.5 से 2 घंटे जिम करता हूँ, क्योंकि अब बॉडी में इतनी एनर्जी फील होती है कि अब करने में मज़ा आता है, एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। तो जो फैट बर्न करने का सिस्टम है, पहला फूड कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज और दूसरा है फास्टिंग। फूड कैसे लेना है, डाइट करेक्शन कैसे करेंगे, इस पे हम आते हैं। डाइट करेक्शन और एक्सरसाइज आपको करेक्ट कर सकती है। आपको स्टॉप मिल्क एंड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। क्यों कि जो 1 गिलास दूध हम लेते हैं 300 ml दूध, जो 300 ml दूध लेते हैं 100 ml दूध में 5 ग्राम शुगर होता है। 300 ml जो दूध लिया आपने उसमें 15 ग्राम शुगर है, बिना चीनी मिलाए सादे दूध में। तो ऑलरेडी उतना शुगर है, जैसे आपने 300 ml दूध लिया तो 15 ग्राम शुगर आपके में गई। और ज़्यादातर लोग रात में सोते समय दूध लेते हैं, तो जब आप रात में सोते समय दूध लेते हैं तो 15 ग्राम शुगर आप अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो आपकी बॉडी पहले से उसको क्षमता में लेने के लिए तैयार नहीं है और आप उसको दे रहे हैं। दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती है, वो जो मैंने एक मसल सेल का फोटोग्राफ दिखाया था आपको, जिसके अंदर येलो फैट जमा थे, तो जो दूध का फैट होता है वो मसल सेल को इम्प्रेग्नेट कर जाता है, अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जैसे आप दूध बंद करेंगे, आप में से कोई भी जो डायबिटिक है, अगर वो दूध बंद करे, दूध की चाय बंद करे, आप देखना कि 1 सप्ताह बंद करते ही आपकी दवाइयाँ घट जाएगी, बिना कुछ किए हुए आपकी मेडिसिन का डोज घट जाएगा। आपका ब्लड शुगर 40 to 80 यूनिट कम हो जाता है अगर आप मिल्क नहीं लेते हैं तो, या मिल्क के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो। शुगर और शुगर की बनी हुई चीज़ें नहीं लें, सारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं लें, पैकेज प्रोडक्ट जो बाहर के होते हैं वो मत लीजिए। उसके अंदर MSG होता है। जब जो बच्चे, अगर किसी ने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा हो, जो बायो साइंस के हो, तो फूड के पीछे लिखा रहता है जो पैकेज पर, उसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। MSG क्या करता है, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, जीभ के ऊपर टेस्ट बड होता है, उसको 200 गुना बढ़ा देता है। तो आपको वो फूड बड़ा टेस्टी लगता है। पिज्ज़ा में, बर्गर में, इन सब में MSG खूब जम कर के प्रयोग होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। वो आपको खिलाई इसलिए रहे हैं कि आप पहले खाइए, और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जो मैकडोनल्ड और हैमबर्गर और बर्गर वाले जो हैं, इनकी 40 to 60% शेयर डायबिटीज़ की दवाई बनाने की कंपनियों में है। तो पहले आपको खाना खिला के बीमार करते हैं, उसके बाद आपको दवाई बेचते हैं। तो आप पहले खाना खा के बीमार पड़ जाइए, फिर इनकी दवाई खाइए। आप जब ऐसे फूड हमें कैसे खाना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना है। प्रोटीन 40 से 50 ग्राम, ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, वो आपको नॉर्मल फूड से मिलता है। एवॉइड नॉनवेज एंड एनिमल फैट। आप अगर एनिमल फैट और नॉनवेज को छोड़ सकें तो बहुत अच्छा है। दूध भी उसमें आता है एनिमल फैट में, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए हमको लगता है कि दूध कैल्शियम देता है। हमारे अंदर दिमाग में भ्रांति है कि दूध कैल्शियम देता है। ये सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? हाथी की। हाथी का बच्चा दूध पीता है, किसी ने देखा है क्या? गाय का बच्चा भी दूध तभी तक पीता है जब तक वो बच्चा होता है, उसके बाद दूध नहीं पीता है। सारे एनिमल्स जो हैं वो मदर मिल्क तभी तक पीते हैं जब वो अपने फूड पे नहीं आ जाते हैं। तो बॉडी वैसी डिज़ाइंड होती है कि मिल्क तभी तक चाहिए जब तक कि वो सेल्फ फूड पे नहीं आते हैं। लेकिन हम उनका फूड ले रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं वो तो किसी बछड़े के लिए या बछिया के लिए बना हुआ है दूध, वो दूध हम पी रहे हैं। और ठीक है, वो भी ठीक है, दूध पिए हैं, लेकिन अगर हम बीमार हैं तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर होगा। आपकी सेहत की थाली ऐसी होनी चाहिए, ये उसका एक सैंपल है। तो आप देखिए, क्योंकि एक थाली अगर आप लेते हैं तो उसमें 40% वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन 25% है, अनाज क्या है 25%। इसको मैं 25% फार्मूला बोलता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो थाली आती है दाल, सब्जी, चटनी, रोटी, और दाल, सब्जी, चटनी का परोसन नहीं आता है, रोटी का परोसन आते जाता है, रोटी चावल का। वो दोबारा नहीं लेते हो आप, वो बहुत कम, अगर बहुत टेस्टी बना तब आप लेते हैं, वो थोड़ा लेते हैं, लेकिन रोटी बढ़ते जाती है, चावल बढ़ते जाती है, रोटी के बाद चावल भी लेते हैं। तो अगर आप परसेंटेज देखें तो हमारी थाली में जो खाने का परसेंटेज अनाज का है, जो ग्रेन का परसेंटेज है, वो 50 से 60% होता है, और बाकी फल, सब्जियां और प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है। ये आपको करेक्ट करना है। आपको थाली 25% ग्रेन पे आना है, और उसमें डिसिप्लिन ये कि अगर आपने एक थाली ली,
उसमें दाल, सब्जी, चटनी, रायता और रोटी ली। अगर आपको दूसरी और सलाद लिया, एक बॉल खूब सारा सलाद, सब्जियों में सलाद लेना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी रोटी चाहिए तो पहले दाल, सब्जी, रायता, चटनी सब लीजिए, वो खाइए, तब दूसरी रोटी लीजिए। यानी वी शुड गो अपोजिट साइड। अभी जिधर से हम चल रहे हैं उसका उल्टा चलना है। तो जब मैंने इसको शुरू किया तो एक रोटी के बाद दूसरा रोटी खाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी रोटी खाने के पहले आपको दाल, सब्जी, चटनी सब चीज़ खाना पड़ेगा, तभी दूसरी रोटी आपको मिलेगी। तो मैंने अपनी वाइफ को और अपने सर्वेंट को कह दिया था कि दूसरी रोटी मेरी थाली में डालना ही तब जब मैं बाकी दाल, चटनी, सलाद खा लूँगा, सेकंड सर्विंग तो सेकंड सर्विंग के बाद रोटी की ज़रूरत नहीं। तो आपका ग्रेन पार्ट कम हो जाता है। डायबिटीज़ को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है वो ग्रेन और शुगर आपने चाह के छोड़ दी, लेकिन ग्रेन चूँकि हमारे फूड का मेन कंस्टिट्यूएंट है, मुख्य खाना हमारा जो है रोटी चावल है, बिना उसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे हम रहेंगे। तो उसको कम करना है। तो जब आप बाकी चीज़ करेंगे तो वो रोटी चावल आपका कम हो जाएगा। फूड टू अवॉइड, देखिए मैंने इस पर लिखा है कि क्या क्या आपको फूड अवॉइड करना है जो डायबिटिक लोग हैं। 1 ग्लास मिल्क 300 ml में 3 स्पून शुगर 15 ग्राम होता है। पोहा हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, 80% कार्ब होता है पोहा में। चूरा मटर जारों में खूब खाते हैं हम लोग, 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं बच्चे लोग बहुत खूब सारा, कॉर्नफ्लेक्स में 80% होता है। आप इससे कंपेयर करिए जो कफ सिरप हम पीते हैं उसमें 65% शुगर होता है, 65%। कितना मीठा होता है अगर आप पिए कफ सिरप का, उससे 15% ज़्यादा होता है कॉर्नफ्लेक्स में। साबूदाना में 85% कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग उपवास के समय में साबूदाना खाते हैं, तो जो उपवास का सारा फ़ायदा होना चाहिए आपके शरीर को, वो साबूदाना खा के सब मिट्टियाँ मेट कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद गुड़, शुगर, हनी, खांड सारी ये सब नहीं खानी है। वीट कम से कम खाना है, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। 4 रोटी जो आप खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर को 1000 यूनिट बढ़ाती है। 4 चपाती, 2 समोसा, 1 रसगुल्ला आपके ब्लड शुगर को 1000 यूनिट बढ़ा देती है। उसको घटाने के लिए आपके पैनक्रियाज को कितना सारा इंसुलिन निकालना पड़ेगा, तब जा कर के वो मैनेज होगा। आप ये देखिए कि जब आप, ये एक स्टमक का डायग्राम है, 400 कैलोरी अगर आपने ऑयल लिया तो कितना पोर्शन हुआ, 400 कैलोरी अगर आपने फैट के रूप में खाया तो ये पूरी पेट खाली है, नीचे का थोड़ा सा पोर्शन घट बढ़ा। 400 कैलोरी अगर आपने नॉनवेज खाया तो भी इतना सा बढ़ा, बाकी खाली है। और 400 कैलोरी अगर आपने वेजिटेबल खाया तो ऊपर तक भर गया। इट मीन्स जब आप रॉ वेजिटेबल फूड पे आएंगे तो कैलोरी कट अपने आप ही हो जाएगी, आपको कोई कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपका पेट फुल हो जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा, आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तरह का खाना खाएंगे तो आप हाई कैलोरी खाएंगे, उसको रोक नहीं सकते हैं। हम इस पे आते हैं कि क्या हम परिवर्तन करते हैं। तो एक ये उज्ज्वल डाइट है जो मैंने किया, और ये रिवर्सल डाइट है। उज्ज्वली हम क्या करते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं तो 6:30 से 7:30 बजे जो भी टाइम है आपको उठने का, चाय, कॉफ़ी विथ मिल्क या मेरी बिस्किट, एक ये रूटीन होता है सभी लोगों का। इसको रिप्लेस करना है न्यूट्रिएंट डेंस ग्रीन स्मूदी से, जो मैंने बताया आपको, पालक की स्मूदी लीजिए, या ब्लैक टी विथ कोकोनट मिल्क लीजिए। आप आज टेंडर कोकोनट मिलता है, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा पानी मिला दीजिए, मिल्क, कोकोनट मिल्क बन जाता है। आप उसको दूध के बदले में ले सकते हैं। और ग्रीन टी लीजिए या हर्बल टी लीजिए, लेकिन सुबह की दूध की चाय, दूध की कॉफ़ी और बिस्किट ये आपको छोड़ देना है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नमकीन बिस्किट खा सकते हैं कि नहीं, दाल मोठ खा सकते हैं कि नहीं। नमकीन बिस्किट और मीठा बिस्किट दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। नमकीन बिस्किट में भी शुगर डाली जाती है, उसका टेस्ट सॉल्टी करने के लिए ऊपर से सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है। यानी मीठा तो आप खा ही रहे हो, ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हैं जो आपका बीपी बढ़ाएगा। तो बिस्किट इज़ बिस्किट, चाहे वो नमकीन हो चाहे मीठा हो, यू डोंट हैव टू ईट बिस्किट। बिस्किट आपको नहीं खानी है, दाल मोठ नहीं खाना है। आपको अगर नमकीन खाने का मन करे, भुना हुआ चना है उसमें थोड़ा नमक डाल के खाइए, भुने हुए लइये हैं थोड़े खाइए, वो खा सकते हैं आप। और हमारा नाश्ता क्या होता है, 8:30 से 9:30 बजे, चाहे पोहा लिया, उपमा, इडली, आमलेट, पराठा, रोटी, सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स, ये नॉर्मल नाश्ता होता है। इसको रिप्लेस करके सुबह के नाश्ते को नो ग्रेन ब्रेकफास्ट पे ले जाते हैं। यानी सुबह में कोई अनाज नहीं होता है, सुबह के नाश्ते में कोई अनाज नहीं होता है,
स्प्राउट कम से कम 50% जितना आप खा रहे हैं, अंकुरित 50%। पल्स बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है दाल का, या चने का चीला, मूंग दाल का चीला या चने दाल का चीला, कई तरह के चीले बनते हैं, लोग घर में बनाते हैं, उसको लीजिए। यानी दाल पे आधारित ब्रेकफास्ट। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, चटनी और ग्रीन सलाद। यानी सुबह के नाश्ते में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया तो एक टाइम का डाइट से आपका कार्बोहाइड्रेट चला गया। तो लगभग 800 से 1000 यूनिट जो आपका ब्लड शुगर बढ़ता सुबह के नाश्ते का, उसको आपने रोक लिया मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को करेक्ट करके और मॉर्निंग टी को करेक्ट करके। लंच में लोग नॉर्मल जो इधर देखें आप, लंच में चपाती पल्स लंच आप करिए, नॉर्मल जो लंच है वही करिए, लेकिन उसमें 25% वाला फार्मूला लगाइए। और आटे को, गेहूं के आटे में आप बाजरा, जौ और चना मिला लीजिए। गेहूं उसमें 15 से 20% हो, जितना कम गेहूं रहे उतना अच्छा। टेस्ट के हिसाब से सिर्फ गेहूं रहने दीजिए, बाकी उसमें बाजरा, जौ और चना मिला लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको चावल खाने का मन करता है तो ब्राउन राइस या देहात में जो चावल मिलता है जिसके ऊपर का पॉलिश नहीं रिमूव होता है, उबला चावल उसको बोलते हैं, वो देखने में ब्राउन इस कलर का होता है, यानी उसका छिलका नहीं निकलता है। छिलका निकल के जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो फाइबर का लोड कम हो जाता है, तो वो शुगर, वो राइस क्या होता है, VIP हो जाता है। जैसे आपने खाया फट से शुगर रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर उस राइस को आपने छिलके के साथ खाया तो वो DIP हो जाता है, तुरंत शुगर रिलीज़ नहीं करता है, फाइबर लोड उसमें बढ़ा रहता है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन चावल या रोटी में से कोई एक, अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल खाइए, रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, दोनों को मिक्स मत करिए। और 25% ग्रेन का फार्मूला। शाम के टाइम में 3:30 से 4 बजे, 4-5 बजे बिस्किट लोग लेते हैं, चाय लेते हैं, उसके बदले आप सब्जियों का जूस लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। बनवा करके आप अपने साथ थर्मस में कैरी कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, उसे ले लीजिए। हेल्दी स्नैक में आप भुना हुआ चना साथ में रख सकते हैं, थोड़ा 1 मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम ये ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। तरह तरह के बीज आते हैं जो पंपकिन सीड्स होते हैं, वो ले सकते हैं आप। पंपकिन सीड जो वो ग्रीन कलर का सीड होता है वो मिलता है बाज़ार में, पंपकिन सीड भी मिलता है, आप सीड ले सकते हैं। उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत अधिक होता है, विटामिन E होता है। महिलाएं और लड़कियां जितना कॉस्मेटिक क्रीम लगाती हैं उससे 100 गुना ज़्यादा पंपकिन सीड का इफ़ेक्ट है। अगर आप पंपकिन सीड और अखरोट खाएंगे तो आपकी स्किन का ग्लो फेयर एंड लवली से ज़्यादा हो। फेयर एंड लवली तो खाली केमिकल है जो आप इसके ऊपर लगाते हैं, जैसे पानी से वॉश करेंगे आपके स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आप अंदर से बॉडी को नरिश करेंगे तो जो ग्लो आएगा वो परमानेंट होगा। डिनर में आप वही लें कि डिनर सिमिलर टू लंच होता है, लेकिन डिनर आपको सोने के 2.5 से 3 घंटे पहले लेना है। क्यों? अगर आपने जितना लेट खाना खाया तुरंत सो गए तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फूड शुड भी, जो जैन लोग करते हैं सबसे बेहतर होता है कि सूर्यास्त के पहले वो खाना खा लेते हैं, तो हमें भी वो फार्मूला अपना सकते हैं वो कि हम फूड पहले लें। फास्टिंग के बारे में लोग के बहुत सारी धारणाएं हैं, फास्टिंग को मैं अभी पास ऑन करूँगा। कल इतना बता दूंगा कि छठ पूजा का त्यौहार है आज। देखिए हमारे परंपराओं में पहले से है जिसमें कि 2 दिन 3 दिन की फास्टिंग होती है, और फास्टिंग का मतलब ये है कि बॉडी की क्लिनजिंग, न सिर्फ फिजिकल क्लिनजिंग बल्कि मेंटल क्लिनजिंग भी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका ध्यान जब भोजन पे से हटता है तो आपका ध्यान ईश्वर में लगता है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में लगता है, तो आपका ध्यान, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगे। जब आप फास्टिंग करोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा, आपके ब्रेन ज़्यादा तेज़ एक्टिव काम करेंगे। इस तरह की फास्टिंग का सबसे सिंपल फार्मूला है जो आप कर सकते हैं, जो भी फास्टिंग को अडॉप्ट करना चाहें, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। कि आप सुबह में आपने 6 से 12 बजे तक, आप ये देखिए इस सर्किल में पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, अगर आप ये लेते हैं तो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होती। फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? हम सुबह लेते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह को कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ? फास्ट को ब्रेक करना। हम तो फास्ट का अवसर ही नहीं देते हैं। रात में 8-9 बजे 10 बजे आपने खाया, खाना खाया। यंग बच्चे तो और 12-12 बजे खाना खाते हैं और सुबह उठते ही 6 बजे चाय पी लिया। तो जो आपके बॉडी में 48 घंटे का ग्लाइकोजन स्टोर है, जब तक उसको भी नहीं यूज़ किया आपने, 8 घंटे बाद सुबह दूध चाय पी लिया, तो बॉडी को फास्टिंग का अवसर ही नहीं दिया। ब्रेकफास्ट किस बात का? न फास्ट किया नहीं और ब्रेकफास्ट करने लग गए, तो
तो पहले फास्टिंग तो करो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना। तो जब अगर इस तरह से, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ फास्टिंग, कि आप सुबह का पहला भोजन 12 बजे लें, अगर आप कर सकते हो। क्यों? उसका कारण यह है कि रात में जब आप 8 बजे आपने खाना खाया, तो सुबह पूरी रात आपने खाना नहीं खाया, तो आपका ग्लाइकोजन का स्टोर समाप्त हो रहा है। वो ग्लाइकोजन का स्टोर आपका 10 से 12 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। अगर आपने 4 घंटे और खाना नहीं खाया, तो ये 4 घंटे आपने बॉडी को अपॉर्चुनिटी दी अपने अंदर के फैट को बर्न करने के लिए। जैसे आपने खाना खा लिया, वैसे आपने वो ग्लाइकोजन में बचा रह गया, फैट के लॉकर को खोला ही नहीं आपने, वो खुलने ही नहीं दिया उसको, उसके ऊपर एक और ताला लगा दिया। तो जब मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसमें ऐसा लेते हैं, आप पानी लें, गुनगुना पानी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, उससे आपकी फास्टिंग नहीं ब्रेक होती है। नारियल पानी लीजिए, उससे फास्टिंग ब्रेक नहीं होती है। नाश्ता ब्रंच के रूप में 12 बजे लें आप, और रात का खाना आप 12 बजे से, या पूरा दिन आप 12 से 8 बजे के बीच खा लें। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपकी ये जो है 6 बजे से 12 बजे तक सुबह की फास्टिंग हो जाएगी, और रात की 8 बजे से 6 बजे तक हो जाएगी। तो ये आपकी फास्टिंग हो जाएगी, तो आप बेटर महसूस करेंगे। इससे अगर बॉडी आपकी यूज्ड हो जाएगी, तो आगे आप और फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा वीक में 36 आवर का फास्ट करता हूँ। छठ पूजा में लोग 36 आवर का ही फास्ट करते हैं। कल खरना हुआ, खरना के समय प्रसाद खाते हैं लोग, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, कल सुबह जब, आज शाम में सूर्य का अर्घ देंगे, कल सुबह सूर्य का अर्घ देंगे, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। तो 2 रात 1 दिन, 12-12 घंटे की 2 रात हुई, 24 घंटे हुई, और 12 घंटे का 1 दिन हुआ, 36 घंटा हो गया। 36 आवर का इसमें बिना पानी का फास्ट होता है छठ पूजा में। ये ड्राई फास्टिंग इसको बोलते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, लेकिन वेट फास्टिंग आप कर सकते हो। मैं ये करता हूँ सप्ताह में 1 दिन, कोई भी दिन जो होगा चुन लेते हैं, उस दिन में नहीं खाते हैं, और उसको 2 रात से जोड़ देते हैं। कि 2 रात से जब जोड़ते हैं तो 1 रात तो आप नेचुरली आप रात में सो के उठे, और 1 दिन नहीं खाया, दूसरे रात भी नहीं खाया, तो आपकी फास्टिंग 36 आवर हो गई। 2 रात नहीं खाया और 1 दिन को जोड़ दिया उसने आपको, तो आपकी फास्टिंग 36 आवर की होगी। जब पहले एक बार इसको आप करने लग जाएं, उसके बाद आप करते हैं, तो आपके बॉडी से बहुत सारा कूड़ा कचरा जो बॉडी में इकट्ठा है, जो लिवर के ऊपर लोड बना हुआ है, वो सब निकलना शुरू होता है। आपकी लिवर क्लीन होती है, आपकी पैनक्रियाज क्लीन होती है, आपकी बॉडी सही होती है, फैट कम होता है। तो ये दैट यू कैन डू, ये कर सकते हैं आप। ठीक। फिर फिटनेस है, फिर एक्सरसाइज है। ये आज के लोगों का एटीट्यूड है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बॉटल में इंसुलिन भर के इंसुलिन भी ले रहा है और खाना भी खा रहा है। ये हमारा एटीट्यूड है कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई दे दी, दवाई खा लेंगे साहब, रसगुल्ला भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, दवाई खा लेंगे। ये एटीट्यूड है। यानी जो ऊपर से डाल रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे। मैं तो कभी ये कहता हूँ कि अगर डायबिटीज़ की दवाई ना आई होती तो इतने लोग डायबिटीज़ से बीमार नहीं होते, क्योंकि तब वो मजबूर होते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए। लेकिन अब जब दवाई आ जाती है तो आप सोचते हो कौन ये सब झंझट पाले, हाँ एक छोटी सी टैबलेट खा लो, उसके बाद चाहे जो कुछ भी खाते रहो, चलते रहो। बट यू आर डैमेजिंग योर बॉडी, बिकॉज दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। वो इलाज नहीं है, वो इलाज क्रोनिक ही है, वो आपको पुराना ले जाएगा, और आप बाद में जब आपके ऑर्गन डैमेज होंगे तब आप कहेंगे, तो डॉक्टर कहेगा कि साहब वो तो होता ही है, 20 साल डायबिटीज़ के बाद तो ये होता ही है। ये हम बिल्कुल समाप्ति पे आ रहे हैं अब ये इसके